हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कुछ बातें डिस्कस की थी। हमने ये भी जाना था कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ए कॉन्ट्रासेप्शन। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी। उसके अलावा कुछ परमानेंट मेथड्स भी देखे थे कंट्रासेप्शन के, जिसमें से मेल्स के लिए होता है वैसेक्टोमी, जिसमें वास्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं एंड टाई कर देते हैं। ऐसे ही ट्यूबेक्टोमी, जिसमें हम फैलोपियन ट्यूब को कट कर देंगे और टाई कर देंगे। इन मेथड्स के बारे में हमने बताया था कि ये इनकी इफ़ेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी रेट जो है वो बहुत ही पुअर होती है। ये बात हमने लास्ट लेक्चर तक डिस्कस कर ली थी। उसके अलावा हमने ये भी बताया था कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, दे आर मोस्टली फॉर द फीमेल्स। वो फीमेल्स के लिए होती हैं, मेल्स के लिए बहुत कम होती हैं। सबसे पहली कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेल्स के लिए थी वो कौन सी थी, हमने बताया था गोसीपोल। गोसीपोल जो थी विच वॉज मेड फ्रॉम कॉटन सीड्स एंड डेवलप्ड इन चाइना। चाइना में सबसे पहले ये डेवलप की गई थी। देन अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर फॉर फीमेल्स, मेल्स के लिए नहीं होती हैं जो मेजॉरिटी हैं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके दो मेन वजह हैं। पहली वजह तो ये हम बोलेंगे कि फीमेल जो है अपनी मंथली साइकिल में एक ही एग रिलीज़ करती है, लेकिन देर आर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल्स। मेल्स के जो टेस्टिस हैं वहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है वो बनते रहते हैं। सो इट इज़ ईजी टू सप्रेस द वन ओवा एज कम्पेयर टू मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। पहला रीज़न तो ये हुआ। दूसरा रीज़न हम ये बोलेंगे कि द फीमेल शुड बी सेफ ऑन हर साइड। फीमेल को ये ध्यान रखना चाहिए, उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा भी कि जो मेल है, मान लो उसने ये कह दिया कि मैंने टैबलेट ली है और उसने ना भी ली हो, सो उसको तो जो सारे इवेंट्स होते हैं प्रेगनेंसी के वो सारे तो फीमेल को ही टॉलरेट करने हैं ना। सो इसलिए उसको खुद का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये बातें हमने लास्ट लेक्चर तक कर ली थी। देन आज की क्लास में हम बात करते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, जिसे आप कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज़ MTP। इसके बारे में बहुत सी बातें जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर सभी जो देशों की जो गवर्नमेंट हैं उन्होंने इसको अप्रूव क्यों किया है, क्योंकि प्रेगनेंसी को ये बेसिकली रोकता है। तो क्या वो वजह है जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि प्रेगनेंसी को रोकना चाहिए या हम रोकते हैं। इन सभी बातों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन हम बताएं तो हम ये बोलेंगे कि इट इज़ इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करना है बिफोर फुल टर्म। फुल टर्म का मतलब है, अगर मान लो ह्यूमन फीमेल्स की हम बात करते हैं, गेस्टेशन पीरियड जो है वो कितने दिन का होगा? 9 मंथ का होता है, आप जानते हो। उसको गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने से पहले ही, यानी कि उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उस फीटस को या उस एम्ब्रियो को किल कर देना, उसको क्या बोलते हैं? MTP। ठीक है, दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी हम बोल देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा इट हैज़ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन। इसका पॉपुलेशन को रोकने में भी एक सिग्निफिकेंट रोल होता है, लेकिन ये इंटेंशनल नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये बर्थ कंट्रोल का मेजर बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड भी ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आगे हम इसके कारणों के बारे में भी पढ़ेंगे कि इट इज़ नॉट मेंट फॉर दैट पर्पज़। ये इस वजह से नहीं इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है। देन MTP अमेंडमेंट एक्ट 2017, इसके बारे में ये एक्ट जो है ये क्या कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कब किया था MTP को? इन 1971। ये स्टेटमेंट एज इट इज़ आपसे बोर्ड एग्जाम्स में भी और आपके नीट एग्ज़ाम में भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि MTP वर लीगलाइज्ड इन इंडिया इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज़। कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी दी थी वहाँ पे कि ऐसे ही हर किसी डॉक्टर के पास जाके हम MTP नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? उन वजहों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ए प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड 12 वीक्स ऑन सर्टेन कंसिडर्ड ग्राउंड्स विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन ऑफ
वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो प्रेगनेंसी है वो सेफ होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट जो 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी है उसमें हम MTP कर सकते हैं, वहाँ पे वो सेफ रहती है। लेकिन एक जो रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर की वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी किसकी, एक मेडिकल जो प्रैक्टिशनर बोल दो या मेडिकल ऑफिसर बोल दो या डॉक्टर बोल दो, ठीक है। सो हमने क्या बोला कि अप टू जो 3 मंथ्स हैं प्रेगनेंसी के वहाँ तक MTP सेफ़ रहती है। उसके बाद में सेफ़ क्यों नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे प्लेसेंटा बनने लग जाता है, बोन्स वगैरह जो है वो बनने लग जाएंगे। सो पहले उनको क्रश करना और फिर उनको MTP करना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसीजर हो जाता है। सो हमने क्या बताया कि MTP हैं दे आर सेफ्ड फॉर अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी या फिर 3 मंथ्स, जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया कि इफ़ द प्रेगनेंसी हैज़ लास्टेड फॉर मोर देन 12 वीक्स, अगर 12 वीक से ज़्यादा है लेकिन कम है 24 वीक से, मोर देन 12 वीक्स बट फीवर देन 24 वीक्स, देन 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मस्ट बी ऑफ द ओपिनियन। 2 रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनका ओपिनियन लेना ज़रूरी बन जाता है। लेकिन अगर 12 वीक से कम है तो वहाँ पे एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो ओपिनियन है वो ज़रूरी होती है। देन MTP इज़ डन, किस वजह से हम MTP करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। सो टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, वो किस वजह से हो सकती हैं, आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड कोइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसको हम बोलते हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड, जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ की हैं उनका फेलियर हो जाए, या फिर रेप के केस में हम MTP को लीगलाइज कर देते हैं। क्लियर है। सो एक पॉइंट अभी हमने बताया कि MTP आर कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये पॉइंट मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछ भी लिया जा चुका है। ठीक है। सो MTPs आर कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ओके, दैट इज़ अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर इसको हम बिफोर 3 मंथ्स भी बोल देते हैं, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अबॉर्शंस जो हैं वो ज़्यादा रिस्की होते हैं। क्यों हम बोलते हैं कि वो ज़्यादा रिस्की होंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर प्लेसेंटा बनने लग जाएगी और कुछ बोन्स जो है वो भी बनने स्टार्ट हो जाती हैं, सो वो वहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन जाती है कि उन बोन्स को वीक करो, उनको क्रश करो और उसके बाद से MTP परफॉर्म करो। सो वो ज़्यादा रिस्की होता है दोनों के लिए, किसके लिए, फिटस के लिए भी और मदर के लिए भी, ध्यान रखना है आपको। देन वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इज़ दैट, इसका ट्रेंड क्या ऑब्जर्व किया गया है, मेजॉरिटी ऑफ MTPs आर परफॉर्म्ड बाय इलीगली जो मेजॉरिटी ऑफ MTP है वो परफॉर्म की जाती हैं बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स, जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनके द्वारा, जो कि बहुत रिस्की बन जाता है। दूसरा हम मिसयूज ये बोल सकते हैं कि एमनियोसेंटेसिस, एक प्रोसेस जो आपको पता है कि जिसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड निकालेंगे, ठीक है, और उसका क्रोमोसोमल पैटर्न देखा जाता है। सो उससे ये भी पता लग जाता है कि जो बेबी है, जो फिटस है, वो मेल है या फिर फीमेल है, क्योंकि अगर XX कंटेनिंग है तो आप इजीली बता देंगे कि वो फीमेल है, और अगर XY है तो वो मेल है। तो अगर ऐसा होता है सो उसका एक मिसयूज ये बन जाता है कि फीमेल फिटिसाइड को वो इंक्रीज़ करता है, और इससे अगर ये पता लगता है कपल को कि जो बर्थ होने से पहले जो बेबी है अगर वो लड़की है तो उसको पहले ही किल करवा देते हैं। बहुत से केसेस ऐसे हो चुके हैं ऑलरेडी। देन सच प्रैक्टिसेस कुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एज वेल एज द फिटस। ये दोनों के लिए, मदर के लिए भी और फिटस के लिए भी, दोनों के लिए जो प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत ही डेंजरस होती हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, या फिर जिनको वेनरल डिजीज़ भी बोला जाता है, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ये सभी नाम हम इनके लिए यूज कर सकते हैं। सो एज द नेम इंडिकेट द डिजीज़ विच स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़।
सो इनको हम क्या बोलते हैं, वेनेरल डिजीज एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ये हम इनको बोल सकते हैं। सो कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, बेसिकली हम बोलेंगे गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लैमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, देन हेपेटाइटिस बी एंड HIV। इनमें से आपको ध्यान रखना है कि जेनाइटल हर्पीज कौन कौन सी, जेनाइटल हर्पीज, देन HIV एंड हेपेटाइटिस जो बी हैं, इनके अलावा बाकी जितनी भी डिजीज़ बचती हैं दे आर क्योरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली, उनको हम क्योर कर सकते हैं अगर उनको अर्ली हम डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा सम ऑफ द इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी, कुछ इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय, किन किन तरीक़ों से HIV और हेपेटाइटिस बी जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, फर्स्ट पॉइंट इन्फेक्टेड नीडल्स की शेयरिंग, देन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा भी, उसके अलावा ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के द्वारा भी। और हम ये बोल सकते हैं कि अगर मदर इन्फेक्टेड है STDs से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से, सो वहाँ पे चांसेस हैं कि जो बेबी होगा वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से इन्फेक्टेड होगा। लाइक अगर किसी फीमेल को सिफिलिस है तो जो बेबी पैदा होगा वो ब्लाइंड होगा उस केस में। सो ये ध्यान रखना है आपको कि इन तरीक़ों से STD जो है वो फैल सकती हैं। उसके अलावा कौन कौन सी डिजीज़ जो है वो ज़्यादा हार्मफुल हैं या ज़्यादा सीवियर हैं, जेनेटल हर्पीज़, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। और HIV जो है वो फर्दर लीड्स टू एड्स। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और HIV क्या कॉज करता है, एड्स, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस डिजीज़ के बारे में, एड्स के बारे में हम कम्प्लीटली अच्छे से डिटेल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो हेपेटाइटिस बी जो है ये हम एक आइडिया लगाएं तो लगभग 50 टाइम्स मोर हार्मफुल है एज़ कम्पेयर टू HIV। इससे ज़्यादा 50 टाइम्स से ज़्यादा तेज़ी से ये स्प्रेड करता है। क्लियर है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो जो अर्ली सिम्टम्स हैं इन STDs के वो क्या क्या होंगे वो एक बार देख लेंगे आप। इचिंग होगी, जो वेजाइनल सरफेस है वहाँ पे इचिंग होगी उसकी इनसाइड में। देन फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, ठीक है, और वो फ्लूइड डिस्चार्ज कभी भी हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे भी होगा और वैसे भी। देन स्लाइट पेन भी होगा उस एरिया में और वहाँ पे स्वेलिंग भी आएगी। ये कुछ बेसिक से सिम्टम्स हैं जो नोटिस होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्ली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इन्फेक्शंस, ठीक है। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं उनको पता नहीं लगता कि, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो या तो अपीयर नहीं होते या फिर वो उसको ये पता नहीं लगा पाती कि भाई ये सब सिम्टम्स हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो STDs के हैं या नहीं हैं, ठीक है। सो एक पॉइंट लिखा है कि इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक, उसको सिम्टम्स कई बार पता नहीं चलते हैं, एंड हैंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, काफ़ी लंबे टाइम तक भी वो अनडिटेक्टेड रह जाती है क्योंकि उसको सिम्टम्स ये पता ही नहीं चल पाते हैं। क्लियर है। अब कुछ फैक्टर्स बता रखे हैं जो रोकते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं उनको एक डॉक्टर के पास जाने से। कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन आपको पता होगा कि सोशल स्टिग्मा, कि लोग क्या कहेंगे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे डॉक्टर के पास जो रिलेटेड है आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से। सो लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँ या ना जाऊँ, और अगर मैं चला गया सो मेरी क्या इमेज रहेगी सोसाइटी के अंदर, इस चीज़ में भी वो बड़े ही कन्फ्यूजन में रहते हैं। सो लिखा है सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द STDs, जो सोशल स्टिग्मा है वो। और दूसरा है अब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। दूसरा ये भी कि उनको पता भी नहीं लगता अर्ली स्टेजेस में कि उनको एक्चुअल में STD है या फिर नहीं है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि नेम द 2 फैक्टर्स दैट डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन्स फ्रॉम गोइंग टू डॉक्टर, सो हम ये बोलेंगे कि अब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स, ठीक है, या तो सिम्टम्स उसको अपीयर ही नहीं हुए, उसको पता ही नहीं चला, या फिर
सोशल स्टिग्मा अटैच टू द एसटीडीज़ की सोशली लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में, कैसी कैसी अवधारणाएं उसके बारे में बना लेंगे, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एसटीडीज़, एसटीडीज़ के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो पहला हम बोलेंगे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, जिसको पीआईडी भी बोलते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी, जो पेल्विक रीजन है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सो वहाँ पे डिजीज़ जो होती हैं उनको बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। देन स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ का मतलब होता है जो बेबी डिलीवर हुआ है वो डेड डिलीवर हुआ है। देन उसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है इफ़ द प्रेगनेंसी इज़ नॉट टेकिंग प्लेस इन यूट्रस, यूट्रस के अलावा अगर प्रेगनेंसी कहीं और डेवलप हो रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन इनफर्टिलिटी, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और हम ये बोल सकते हैं कि कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वो भी एक तरीके का कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकता है। सो क्लियर है आपको। कुछ और पॉइंट लिखे हैं जिनको भी एक बार देख लेते हैं कि प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन ऑफ एसटीडीज़ एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज़, इनका जो क्योर है आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द, ध्यान से देखना इस लाइन को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, इनको प्राइम कंसिडरेशन दी जाती है। किस किस के लिए, इनका प्रिवेंशन या फिर अर्ली डिटेक्शन, देन इनका क्योर, इसको प्राइम जो कंसिडरेशन है वो दी जाती है अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH जिसको हम बोलते हैं, RCH, ये भी एब्रीविएशन आपको याद रखना है। RCH स्टैंड फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। देन वन कुड बी फ्री फ्रॉम दीज इन्फेक्शंस बाई, किसी को अगर इन इन्फेक्शन से बचना है, किन इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है। सो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स उसको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला हम बोलते हैं अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। दूसरा, ऑलवेज यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस और सेक्सुअल इंटरकोर्स। देन थर्ड वन हम बोलेंगे इन केस ऑफ एनी डाउट गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट जो उसका ट्रीटमेंट, ठीक है। सो ये सब स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सो आज की क्लास में हमें यहीं तक डिस्कस करना है। अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।